देखा और खौफनाक चीख मारी और सीधे उस कुएं में छलांग मार दी। दहशत और हैरानी से भूत बने विजय के मुंह पे कांपते हुए सिर्फ एक ही नाम निकला, सैलू। और इस खौफनाक मंजर के साथ कहानी 18 साल पीछे महीने चली जाती है। छोटी सी सैलू अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह अभी भी अपनी नानी के साथ रहती थी और उसका साथ उसका बचपन को कुत्ता जिसे अपनी कुएं में डूबने से बचाया था, जिसका नाम अपने उसने प्यार से राजा रखा। कॉलेज में पढ़ने वाली खूबसूरत और होशियार सैलू अपने इंग्लिश टीचर शिव से प्यार हो गया। शिवा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता था कि क्योंकि सैलू बहुत पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। क्लास में शेक्सपियर और रोमांटिक कहानियां पढ़ते पढ़ाते कब वो दोनों असल जिंदगी में रोमांटिक जूलियट बन गए कि खुद को पता नहीं चला। पहली नजर में ही सैलू उस पर अपना दिल हार बैठी। लंबे समय के बाद उनका प्यार भी भरा रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। फिर एक दिन शिवा ने जन्मदिन के सैलू को अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाकर ले जाती है। खीर खाते वक्त अब जब दोनों ने बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है तो सैलू घबरा जाती है और वहां से भाग कर खड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद को रोक नहीं पाती है और वह बाबा शिव के पास लौट आती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उस भागती बारिश में दोनों जिस्म एक दूसरे को पनाह में सुकून ढूंढने लगते हैं। बिस्तर पे खामोश गर्माहट और उनके प्यार भरे स्पर्श में घुल जाती है और दोनों पूरी तरह एक दूसरे के हो जाते हैं। इस तरह से उन दोनों के रिश्ते में गहराई बढ़ जाती है और प्यार का रोमांस में डूबे हुए ऐसे कुछ और महीने बीत जाते हैं। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, लेकिन तभी अचानक शिवा कई दिनों तक कॉलेज में क्लास लेने नहीं आता है। उस दिन शिवा का वापस कॉलेज आया, सैलू का दिल दर्द से टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि शिवा अकेला नहीं लौटा था बल्कि अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर आया था। खबर मिली कि उसका तबादला हो गया है और वह हमेशा के लिए दूसरे कॉलेज जा रहा है। जाने से पहले वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई सदमों में खड़ी सैलू के पास शिवा आया और बड़ी ही बेरहमी से ताना मारते हुए बोला कि शेक्सपियर की कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोज पढ़ा जाए तो इंसान बोर हो जाता है, इसलिए मौका मिलने पर उन्हें बस एक बार ही मजे लेने के लिए पढ़ना चाहिए, फिर हमेशा के लिए वो छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए तुम बिल्कुल कविता की तरह ही रही। यह कहकर शिवा अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। सैलू बीच सड़क पर खड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। जिंदगी में पहली बार उसने किसी की इतनी शिद्दत से चाहा था और उसे इंसान ने प्यार और ऐसा भयानक मजाक उड़ाया। सैलू किसी तरह अपने टूटे हुए दिल को आंसुओं को संभाल कर घर लौटती है, लेकिन वहाँ किस्मत उसका एक और बड़ा इम्तिहान ले रही थी। उसने देखा कि उसे बेइंतहा प्यार करने वाली इकलौती नानी भी हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी होती है। मजा चंद घंटों के अंदर सैलू की हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई थी। इतने सालों के बाद भी उनके माता पिता का रवैया नहीं बदला था। उन्होंने नानी के अंतिम संस्कार में आने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपना पूरा रटा रटाया लालची फरमान सुना दिया कि जब तक जमीन हमारी नहीं करोगी तब तक तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अपने हाथों का यह लालच और लगातार मिलता देखकर सैलू बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। गुस्से और दर्द से तड़पती सैलू ने पूरे गांव ने जमीन और कागजात अपने लालची पिता के मुंह पर मार दी। उन्होंने घर से निकाल दिया। बदले में उसे अपने माता पिता का शीत बदुआएं और गालियां मिली। अब इस पीढ़ी की सबसे दुनिया का उनका कहना वाला सिर्फ उसका एक कुत्ता ही बचा था। सैलू ने खाना पीना सब छोड़ दिया, दिनों दिन बीमार होकर बेशुद्ध सी रहने लगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सैलू के अंदर एक बहुत ही अजीब विचलित करने वाला खौफनाक बदलाव आने लगा। वह गांव के अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, एक के बाद एक अनगिनत मर्द, चाहे वो काम करने की जगह हो या राह चलाते कोई अजनबी। उसके शरीर में कोई अनियंत्रित भूख थी कि जो टूटे हुए मन को कोई जवाब से रोक सके। सैलू इस भयानक संदेहन के बुरी तरह फंस चुकी थी। वह सब क्यों कर रही थी इसका जवाब खुद उसे पता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सच में शेक्सपियर की कोई लवारिश और इस्तेमाल हुई कविता बनकर रह गई है। धीरे धीरे वह गांव के अधेड़ उम्र से लेकर बूढ़ों तक मर्द की हवस भरी गंदी नजर से सैलू को घूरने लगे। पूरे गांव में उनका नाम कानाफूसी और बदनामी से की आग में फैलती जा रही थी। एक दिन बस घर से लौटते समय भीड़ में अनजान आदमी ने सिर्फ छूने भर से ही सैलू के अंदर वह अजीब सी बेचैनी और तवल फिर से बेकाबू होने लगी। अपनी उस रहस्यमयी तवल से रोकने के खुद को शांत करने के लिए कलाई पर लगातार रबड़ बांध कर घींच कर वो चोट पहुंचाती लगी ताकि शरीर दर्द से उसकी मानसिक बेचैनी को दबा सके। यह सिलसिला दिन इतना बढ़ता गया कि एक दिन गोदाम के मालिक ने अपने 4 दोस्तों को सैलू का फायदा उठाने के लिए बुला लिया। लेकिन वो जब सैलू ने उनके माता पिता को इनकार कर दिया तो उसने उस समय चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और धक्के मार कर काम से निकाल दिया। इस भारी अपमान में सैलू ने सह नहीं पाई। उसने सोचा कि वह अपनी जान दे दे, लेकिन ऐसा नहीं करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर अचानक एक दिन उसने गांव में बिट्टू नाम के एक लड़कों को और उससे कहा कि वो उसे पेट में बुरी तरह पीटे। दरअसल सैलू अपने अंदर की उस अजीब सी शारीरिक तलब दर्द के लिए जरिए दबाने की कोशिश कर रही थी। बिट्टू को इसके पीछे का असल मकसद कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वैसा करना इस तरह हर दिन बेसहारा दर्द सहने के बावजूद वह अपनी अजीब सी बीमारी और तलब के आगे हार जाती है। अनियंत्रित होकर वह बात के संबंध बनाती रहती है।
गांव का हर आदमी उसकी इस लाचारी का फायदा उठाने लगता है। सैलू खुद ही शरीर का और दिमाग का कोई काबू नहीं रहता था। एक रात जब वह घर लौट रही थी तो कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। अपनी आबारू को बचाने के लिए उसने किसी तरह के जंगल के बीच में बने एक सुनसान घर में छुपकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस तरह की बातें बीती बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। आखिरकार यह खबर गांव में जमींदार प्रकाश कानों तक पहुंच गई। वह हमेशा इन सब चीजों के सख्त खिलाफ था, इसलिए वह अपने तुरंत आदेश दिया जाता है कि सैलू को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। उस दिन सैलू ने अपनी माँ की साड़ी पहनकर शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां का मौका नहीं मिल पाया। उसे बालों पर पकड़कर घसीटते हुए जमींदार की हवेली तक ले आया। गांव के कई मर्दों के साथ संबंध बनाने के जुर्म में प्रकाश ने बिना कोई रहम दिखाए उस गांव के बाहर निकाल के फेंकने का फरमान सुनाया। बीच सड़क पर सैलू ने बालों से घिसते हुए जानवरों की तरह गांव से बाहर निकालना जाने लगा। जिसके हाथ में जो आया पत्थर लाठी डंडे सब ने उसे बरसाया। उन्होंने मार मार कर सैलू के शरीर की उसकी रूह दोनों को छलने कर दिया। वह सबके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर गिड़गिड़ाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन उस पत्थर के दिल के भीड़ में किसी की एक बेबस न लड़की उस पर जरा सा भी सहानुभूति नहीं दिखाई दी। इस दिल को दहला देने वाली घटना के कुछ घंटों के बाद गांव में खबर फैली कि सैलू के केले के बागान के वाली उस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाला और लेकिन नफरत इस कदर था कि उसे कोई भी आर्थिक शमशान ले जाने के लिए आगे नहीं आया। इसी दर्दनाक सच के साथ कहानी फ्लैशबैक में निकलकर वापस वर्तमान समय में लौटाती है। पुलिस की गिरफ्त में पकड़ गए रमन और जब यह पूछताछ की गई तो बात साफ हो गई कि गांव में हो रही हत्याएं उनके पीछे कोई और नहीं, असल में वह गुर्जर बहन से प्यार करता था और उसे अच्छी तरह पता था कि गुर्जर इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। इसलिए वो जानबूझकर दीवार पर उन दोनों का नाम लिखने गया ताकि बदनाम के डर से कोई गुर्जर खुद ही अपनी बहन की शादी के उसे करवा दे। उधर सब इंस्पेक्टर माया गहरे अंजाम से पड़ गई उनकी पोस्ट उधर सब इंस्पेक्टर माया असमंजस में पड़ गई क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसने पुलिस को पूरी तरह उलझा दिया, रहस्यमयी का एक नया मायाजाल बुना दिया। दूसरी तरफ केले में बागान में डॉक्टर विजय सदल द्वारा इस रूह को देखने की नजर खूब पूरे गांव में जंगल की तरह आग की तरह फैल चुकी थी। रमन को निर्दोष साबित होने के बाद कातिल की तलाश और तेज हो गई। इसलिए अगले हफ्ते सोमवार की रात वह गुर्जर अपने पूरे दस्ते के साथ पैरदारी के लिए निकल पड़ा। उसका मकसद साफ था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए उस कातिल को हर हाल में पकड़ना है। रातों की हवाओं में जलती हुई मसालों की तपिश में दहशत घुली हुई थी। आज फिर वही रहस्यमयी औरत अपने घुंघरू और डरावनी छमछम के साथ दौड़ रही थी। किसी अनजान खौफ के साये में सब इंस्पेक्टर माया भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वह अपनी जीप लेकर रात के अंधेरे गांव की तरफ निकल पड़ी। इधर केले के बागान में धुआं के शहरन पैदा करने वाली आवाज सुनकर पहरेदारी के कर रहे बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई। अचानक उन सबके पेड़ के ऊपर देवी महालक्ष्मी खौफनाक रौद्र के रूप में देखा तो उसकी रूह कांप गई और वह चीखते हुए गांव की तरफ भागा। तभी उस दौड़ती हुई रेशमी औरत के बीच सबके सामने आ जाता है। वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि गांव की एक आम औरत थी जो मंदिर में पूजा पाठ करती थी। असल में वह गांव के शांति बनाए रखने के लिए पुजारी के कहने पर ही चुपचाप मंगलवार की रात देवी माँ के नाम का जलता हुआ मटका लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन गांव में तो अब एक नई दहशत फैल चुकी थी। उस बूढ़े आदमी के चीखने के बाद लोगों को लगने लगा कि गांव में हो रही इन सभी मौतों के पीछे माँ लक्ष्मी का क्रोध तो नहीं है। तभी अचानक गांव में आखिर छोड़ के किसी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ अपनी मशाल को लेकर उस तरफ दौड़े जहां पर पहुंचने के देखा कि डेनियल अकेला खड़ा है। घबराए हुए डेनियल ने बताया कि वह भी किसी पुकार सुनकर ही यहाँ आया है। यह सुनते हुए गुज्जर का दिमाग ठिकाना हुआ। वह समझ गया कि किसी की सोची समझी चाल है जो किसी ने जानबूझकर उस सबको भटकाकर गांव से बाहर इस सुनसान जगह पर इकट्ठा किया है। इसका मतलब था कि गांव के अंदर इस वक्त मौत का कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी उन अंधेरों में एक परछाई नजर आई। वहां कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विजय अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता इंस्पेक्टर माया वहां पहुंच गई और अपने डॉक्टर विजय को कोंगे हाथों पकड़ लिया। असल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आने के बाद माया का पहला शक डॉक्टर विजय पर ही गया था, क्योंकि विजय यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि गांव वाले किसी भी कीमत पर लाशों का पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने देंगे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बड़ी आसानी से उसे सभी की नशे और हैवी डोज देकर मौत के घाट उतार दिया। हाथों पकड़े जाने के बाद विजय ने वहां भागने की कोशिश की। माया ने उसके बीच हाथापाई शुरू की, लेकिन तभी मौके पर देखकर विजय ने माया की गर्दन के एक नशीला इंजेक्शन घोंप दिया और उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ गांव के बाहर गश्त लग रहा था। बासुक जंगल के अंदर से हो रही किसी आवाज सुनकर अकेला उसे घने जंगल में घुस गया। लेकिन कहानी यहाँ से और बेहद अजीब और चौंकाने वाला मोड़ ले आती है। कुछ घंटों के बाद माया का होश आया तो उसने खुद को बंदी पाया। उसने विजय के पीछे, तुम यहाँ सब क्यों क्या कर रहे हो? आखिरकार किसने तुम्हें इतने लोगों को जानने रहे? विजय की तरफ तो बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज से सिर्फ एक नाम गूंजा, सैलू।
यह नाम सुनकर माया और जया को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जब से वह गांव आई थी उसने विजय और सैलू के बीच चल रहे तकायत के नाजायज रिश्तों की खानापुसी सुन रही थी। माया को लगा कि सैलू का गांव में बेइज्जत करने के निकले जाने के बदला ही विजय की खूनी खेल के जरिए ले रहा है। लेकिन जैसे कि माया की यह बात कही, विजय के खून खौल उठा। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा कि जुबान संभाल कर बात करो, अगर सैलू के बारे में एक और गंदा लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। जो आंखों के सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। विजय ने माया को बताया कि गांव में हो रही मौतों के पीछे यकीनन एक हाथ है, और केले के बागान में सैलू के भूत दिखे जाने वाला कहानी पूरे गांव को आग की तरह फैला देती है। असल में उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपा हुआ है। इसी के साथ कहानी के एक बार फिर कुछ महीने पीछे जाती है। उस रात जब कुछ गुंडों ने सैलू का पीछा किया था तो उनके अपनी आवर बचाकर भागते हुए सैलू जंगल के बाहर आकर बेहोश हो गई थी। खुशकिस्मत थी कि उसी वक्त डॉक्टर विजय शहर के वापस लौट रहा था। उसने जंगल के किनारे सैलू को बेहोश हालत में देखा और उसे वहां से सुरक्षित बचा लिया। जब सैलू का होश आया तो वह इतनी टूट चुकी थी कि वह खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विजय ने उसे किसी तरह शांत किया, और विजय उसने उसे उसकी पूरी आपबीती सुनाई तो डॉक्टर ने होने के नाते उसने दिमाग में कुछ शौक पैदा हो गया। उसने तुरंत सैलू को खून सैंपल लिया और उस शहर की एक बड़ी लैब में टेस्ट के भेज दिया। फिर जब वह ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आई तो उसने एक ऐसा सनसनीखेज रोंगटे खड़ा देने वाला सामने आया जिससे सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में सैलू का चरित्र खराब नहीं था, बल्कि वह एक बेहद दुर्लभ और गंभीर बीमारी से शिकार थी। इस बीमारी में इंसान का शरीर सामान्य 10 गुना ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है, जिससे शारीरिक जरूरत बेकाबू और संभव होकर हद तक बढ़ जाती है। बीमारी का आखिरी चरण में वह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। दिमाग और शरीर एक दूसरे को विपरीत काम करने लगते हैं। इसी वजह से मरीज अनॉक्सियन हालात में कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना बैठता है। यह खौफनाक बीमारी अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो बचपन से ही गहरे सदमे और अकेलेपन, भारी मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन से गुजरते हैं। ठीक सैलू की तरह की बीमारी के मरीज को एहसास होता है कि उसका खुद का शरीर कोई बेकाबू नहीं रह पाता है, तो यह कैसे अपनी जान दे देता है, या फिर खुद को भयानक दर्द देकर होश में रहने और तब की कोशिश करती है। इसी वजह से सैलू लगातार अपने हाथ पैर रबड़ बैंड कर खींच कर चोट पहुंचाती थी, कि बिट्टू को बुलाकर खुद को बेंच पे बेरहमी से पिटवाती थी कि वह कोई पागल नहीं थी, बल्कि शारीरिक दर्द के जरिए अपनी बेकाबू होते हुए शरीर, जिस्म और दिमाग को काबू में रखने की जंग लड़ रही थी। विजय ने नम आंखों से माया को बताया और मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कोई दवा नहीं है। ऐसे मरीजों को सिर्फ प्यार और मानसिक सहायता ही बचाया जा सकता है। 4 साल पहले डॉक्टर विजय अपनी सगी बेटी ने ससुराल वालों को तंग आकर अपनी जान दे दी थी। विजय उसी बचा नहीं पाया था और इस बात के लिए वो दिन दिन घुट कर कोसता था। तभी किस्मत ने सैलू ने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। विजय ने सैलू ने अपनी मरी हुई बेटी नजर आई। जिंदगी से मिले हर एक दूसरे मौके को विजय ने नहीं गवाया और उसने सैलू को अपनी बेटी की तरह पालना और संभालना शुरू कर दिया। लेकिन इस जाहिल गांव वाले की गंदी